हेलो बच्चों, मैं हूं आशुतोष गोस्वामी। आपका द कंसेप्ट जोन में स्वागत है। देखो, आज मैं एक नया शुरुआत करने जा रहा हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड के मैथ सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसको करने से हम लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और साथ ही एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए, किस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए पढ़ने के लिए, ये सब हमको आइडिया होगा। बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से एग्जाम आइडिया के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है और इससे एग्जाम को हम बहुत इफेक्टिवली ढंग से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत कम मेहनत करके बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं, अपन मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये अभी 2024 का क्वेश्चन है। तो 24 का अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से पता है? वेरी शॉर्ट टाइप आंसर से, आंसर क्वेश्चन से। ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है पीवाईक्यूज। इसमें आया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था अपना, क्या आया था? सिंप्लीफाई cos थीटा sin थीटा, और यहाँ था माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ था साइन थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ है साइन थीटा। बच्चों, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स क्वेश्चन में आया था, है ना। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन बन पाए। तो देखो, यहाँ पे सिंप्लीफाई इसको करना है, ऐसा दिख रहा है। तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कभी भी cos थीटा मल्टीप्लाई में है किसी मैट्रिक्स के साथ, तो cos थीटा का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ है, तो cos थीटा का इसके हर एक एलिमेंट से, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो cos थीटा का cos थीटा से मल्टीप्लाई क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा का sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा sin थीटा इंटू cos थीटा। और वैसे ही cos थीटा का माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। और cos थीटा का cos थीटा से मल्टीप्लाई क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा। सिंपल। और साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई आएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करेंगे अपन देखो, फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म से सम होगा, है ना। इसका इससे सम होगा, इसका इससे सम होगा, और इसका इससे। तो cos स्क्वायर का सम होगा किसके साथ? साइन स्क्वायर के साथ। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होगा। फिर साइन थीटा cos थीटा का सम इसके साथ होगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा cos थीटा। यहाँ माइनस साइन थीटा cos थीटा है, और यहाँ पे क्या है? प्लस साइन थीटा cos थीटा है। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इसके साथ सम में आएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, ये साइन थीटा cos थीटा प्लस माइनस में है, जीरो हो जाएगा। और ये भी साइन थीटा cos थीटा प्लस माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। और हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, ये जीरो, ये भी जीरो, और ये भी कितना आएगा? 1। तो इस तरीके से अपना पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। वैसे यहाँ पे अपन लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू √3, magnitude of vector B is equals to 2, and vector A dot B is equals to √6. Then find the angle between vector A and vector B. अब ये क्वेश्चन कहाँ से है? वेक्टर से। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वेक्टर से। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था बच्चों। देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा बहुत इफेक्टिव ढंग से। यहाँ पे अपने गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड ए डॉट बी। एंगल बिटवीन निकालना है ए डॉट बी का। बच्चों यहाँ पे ए डॉट बी का अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ से मैं कॉस थीटा का वैल्यू निकालूं तो ये दोनों मैग्नीट्यूड इसके अपॉन में चल देगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। और यहाँ से मैं वेक्टर ए का वैल्यू, है ना, वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू रखूं कितना पता है? √6, और
वेक्टर ए का वैल्यू रखूं यहाँ पे √3 और यहाँ पे रखूं वेक्टर बी का वैल्यू कितना 2। तो देखो ये √3 से √6 कटेगा √2 टाइम्स में और ये √2 से 2 कटेगा कितना टाइम में √2 टाइम्स में। इस तरीके से cos थीटा इक्वल टू आएगा 1/√2। तो cos थीटा का कितना डिग्री का होता है 1/√2? ये होता है बच्चों 45 डिग्री का। तो cos थीटा इक्वल टू आएगा कितना 45 डिग्री और यही हमारा आंसर होगा बच्चों। इस तरीके से अपन यहाँ से 1 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा इंतजार करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से। ये क्वेश्चन है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना, 1 मार्क्स क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल है ये, इसको क्या करना, पहले बात तो अलग अलग कर देना। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स अलग हो गया और माइनस साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स ये अलग हो जाएगा और यहाँ बचेगा dx। इस तरीके से 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। इस तरीके से देखा जाए साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan x और ये कॉस बचा है तो 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा dx। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों हमको पता है क्या होता है tan x और tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट डाल देते हैं c और यही बच्चों तुम्हारा आंसर होगा। इससे अपने को 1 मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के 1 प्लस डिवाइड बाई dx स्क्वायर पावर कितना है 5/2। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है ये भी। यहाँ पे क्या होता है जब भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले अपने देखना रहता है किसी भी टर्म का पावर 5/2 ऐसा फ्रैक्शन में छोड़ना है। देखो ये फ्रैक्शन में 5/2 तो सबसे पहले बात तो इस फ्रैक्शन को हटाना रहता है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ अपॉन में 2 है तो ये 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 को मल्टीप्लाई दैट मींस स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों साइड को स्क्वायर कर दोगे बच्चों, दोनों साइड को स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा d² y बाई dx², इसका स्क्वायर हो जाएगा इधर के और ये हो जाएगा 1 प्लस डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर और इसका ये 2 हट के कितना बचेगा 5। अब बच्चों ये ठीक है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री बताना है, यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो देखो ऑर्डर मतलब होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन देखो ये डिवाइड बाई dx मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है और ये d² y बाई dx² मतलब ये भी कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो यहाँ पे इसका 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है। तो ऑर्डर किसका लेते हैं जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो यहाँ पे देखो डिवाइड बाई dx का यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है इसलिए ऑर्डर कितना आएगा 2। और जिसका ऑर्डर लेते हैं बच्चों उसी का डिग्री लेते हैं। डिग्री मतलब पावर होता है, डिग्री मतलब पावर। देखो यहाँ पे इसी का ऑर्डर लिए हैं 2 तो इसका डिग्री देखा जाए, इसका पावर देखा जाए कितना है बताओ 2 तो इसका आंसर आएगा 2। यहाँ पे 5 2 10 मत कर देना, ठीक है। मैं बोला क्या जिसका ऑर्डर लेते हैं उसी का डिग्री लेते हैं। तो ऑर्डर d² y बाई dx² का लिए हैं 2 बार है तो इसी का डिग्री लेंगे कितना आएगा 2 और यही आंसर आएगा। सभी क्वेश्चन में इस टाइप का कंसेप्ट लगा सकते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है ना। अब यहाँ से अपना 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो इसमें बोला है इफ A and B are independent event and probability of event A is equals to 0.2, probability of event B is equals to 0.5, then find the value of PA union B। अब ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको कैसे अपन डील करेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है इफ A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। सबसे पहली बात बोला है मेरे को A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो A और B क्या है बताओ इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है इसका मतलब ये होता है बच्चों
इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है ए और बी इवेंट का, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। तो ये इंटरसेक्शन बदल जाएगा दोनों के प्रोडक्ट में, दोनों के प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसका वैल्यू निकालूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया है 0.5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 0.1। अब मेरे को पूछा क्या है पी ए यूनियन बी, तो नाउ अपन निकालेंगे पी ए यूनियन बी। ठीक है, पी ए यूनियन बी निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमको दिया है कितना 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दिया है अपने को 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी अभी जस्ट निकाले हैं 0.1। तो 0.2 0.5 0.7 और 0.7 में 0.1 माइनस होगा तो कितना आएगा 0.6 और यही बच्चों तुम्हारा आंसर होगा, यही तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है? ओके, तो मैं इसको रब कर देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने दिया है क्वेश्चन नंबर 6, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन cos x बाय √4 माइनस साइन स्क्वायर x dx, ये मेरे को इवेल्युएट करना है। क्या करना है? इवेल्युएट करना है। अब ऐसा क्वेश्चन दिखा तो सबसे पहले पैटर्न को समझो। ये cos x अपॉन कैसा दिख रहा है, 4 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2 का स्क्वायर और माइनस ये साइन x का होल स्क्वायर है dx। अब बच्चों यहाँ पे इसको अपन क्या करते हैं पता है, सपोज करते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन x है, यहाँ पे इसको मैं सपोज कर लिया t, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए। तो देखो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है ऊपर में, cos x। हाँ, तो साइन x का डिफरेंशिएशन ऊपर cos x दिया है तो मैं इसको आराम से सपोज कर सकता हूँ। तो अपन लेट कर लेते हैं, साइन x को सपोज कर लेते हैं क्या पता है t, और t सपोज करने के बाद इसको एक बार डेरिवेटिव लेते हैं इसका। तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x और x का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस cos x dx को यहां से dt लिख सकते हैं और ये √1 माइनस अपॉन है ना √2 स्क्वायर माइनस साइन x को मैं लिख सकता हूँ क्या t, तो यहाँ पे t आएगा स्क्वायर और cos x dx इसके जगह लिख सकता हूँ dt। अब बच्चों ये फॉर्मूला दिख रहा है एक मेरे को, एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या, 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx और इसका इंटीग्रेशन आता है कितना, ये आता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c आता है। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन मैं करूं तो 1/a, तो a कौन है बच्चों, जिसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो देखो स्क्वायर किसका है बताओ, 2 का, तो 2 क्या है यहाँ पे a है, तो 2 यहाँ पे आएगा। तो 1/a नहीं होता, सॉरी, ये होता है डायरेक्ट साइन इनवर्स x बाई a। तो x बाई a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 और प्लस लास्ट में आ जाएगा c। तो x की जगह बच्चों यहाँ पे कितना दिया है बताओ t, तो यहाँ मैं t पुट करूंगा और t का वैल्यू वापस रख दूंगा कितना, साइन x। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स t की जगह आएगा साइन x अपॉन में आएगा 2 और प्लस c और इस तरीके से बच्चों तुम लोग पा जाओगे क्या, 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स को अपन आराम से गेन कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया है मेरे को tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ऐसा दिया है। इसका वैल्यू फाइंड करना है मेरे को, इसका वैल्यू फाइंड करना है मेरे को। अब देखो ये क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मेन अपना है रेंज और डोमेन, जो कि अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स यहाँ पे लिखा है 2 cos 2, अब sin इनवर्स 1/2। तो जब भी इसका वैल्यू निकालना है तो पहले बात तो देखा करो साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 1/2 होता है 30 डिग्री का। और अपने को थोड़ा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 30 डिग्री को अपन बोलते हैं भाई π/6 और 60 डिग्री को बोलते हैं अपन कितना, π/3 और 45 डिग्री को बोलते हैं अपन कितना, π/4 और 90 डिग्री को अपन बोलते हैं π/2 और 180 डिग्री को लेते हैं कितना, पाई। ये रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, डिग्री को। तो देखो मेरे को पता है साइन में 1/2 किसका होता है, 30 डिग्री का, तो साइन इनवर्स 1/2 को मैं ले सकता हूँ कितना, π/6 ले सकता हूँ। कितना ले सकता हूँ, π/6। 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं रेडियन में। तो tan इनवर्स यहाँ पे 2 और ये 2 कटेगा 3 टाइम में, यहाँ बचेगा cos π/3 और बच्चों π/3 को अपन बोलते हैं 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों कितना, 1। कितना होता है, 1। ठीक है, /2, 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ से 2 कट जाएगा और tan इनवर्स 1 का वैल्यू आएगा अपना कितना, तो tan इनवर्स 1, तो 1 tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताओ, 45 डिग्री का। तो इस तरीके से tan इनवर्स 1 का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री
और 45 डिग्री को अपन बोलते हैं कितना, पाई बाई 4। इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, यहां से भी अपन 2 मार्क्स गेन कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है ना, आर cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, देन प्रूव दैट अपने को प्रूव करना है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू लाना है कितना, -1 लाना है। कितना लाना है, -1। अब ये क्वेश्चन आ गया 3 डायमेंशन जियोमेट्री से आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है 3 डायमेंशन जियोमेट्री से है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में देखो अपने को क्या गिवन है, तो अपने को बच्चों गिवन है मेन डायरेक्शन कोसाइंस। क्या गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस है अपना कितना बताओ, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। जब भी अपने को डायरेक्शन कोसाइन गिवन रहे तो याद रखना इन तीनों का स्क्वायर का सम 1 होता है। क्या याद रखना है अपने को, तो अपन बोल सकते हैं इसको क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब कि जब भी अपने को डायरेक्शन कोसाइन दिया है, इसका मतलब अपने को ये याद होना चाहिए कि तीनों का स्क्वायर का सम किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। ये हमको पता है, तो अपन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे LHS लेते हैं और RHS लाते हैं, तो LHS मेरे को गिवन है कितना, मेरे गिवन है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। अब देखो cos 2 अल्फा का बहुत फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये 3 वेराइटीज होते हैं cos 2 थीटा फॉर्मूला के। यहाँ पे मैं यूज करूंगा बच्चों, किसका पता है, इसका यूज करूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अपने को cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा का वैल्यू पता है। इस नाम से यहाँ पे जो टर्म आना चाहिए cos 2 थीटा में वो cos आना चाहिए, तो इसलिए cos 2 अल्फा मैं बोल सकता हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और इसको बोल सकता हूँ 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, और इसको बोल सकता हूँ 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। अब देखो यहाँ पे 2 2 2 तीनों में से कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर बीटा और यहाँ बचेगा cos स्क्वायर गामा, और ये -1 जुड़ के हो जाएगा -3, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ कितना है 1 -3, तो 2 -3 बच्चों होता है -1। इस तरीके से ये RHS के इक्वल आ जाएगा। सो बोल सकते हो LHS इज इक्वल्स टू RHS, और इस तरीके से बच्चों अपने को 2 मार्क्स अगेन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आराम से डील कर सकते हैं अपन। तो फिर मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस हम लोग उतना ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते, इसी नाम से फॉर्मूला हमको याद जल्दी से नहीं आता है, और जब फॉर्मूला याद नहीं आता है तो क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसलिए मैथ्स में प्रैक्टिस जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है इवेल्युएट करना है यहाँ पे वैल्यू, है ना, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स, और डिटरमिनेंट्स में है यहाँ पे 0, 99, -998, फिर यहाँ पे -99, 0, 997 और 998, -997 और ये 0। अब देखो बच्चों डायरेक्ट में यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेंट्स का, बट यहाँ पे लगा नहीं सकते अपन उसको, नहीं तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 आता, क्योंकि कभी भी डायगोनल 0 है और इस साइड जो वैल्यू लिखा है देखो 99, ये 99, 998 और 997, और इसका माइनस में इधर वैल्यू लिखा हो, 99 का माइनस में ये लिखा है, इसका माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी होता है, इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 आता है। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट 0 आता है, बट अपन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते उसको, अपने को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है तो सीधा सीधा मैं बोलता हूँ इसको डायरेक्ट ओपन कर दो। तो ओपन करते हैं अपन किससे पता है, रो 1 से ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन एक्सपांड कर रहे हैं, एक्सपांडिंग फ्रॉम रो 1, तो रो 1 से इसको एक्सपांड कर रहे हैं, तो ये 0 से ओपन करोगे, तो 0 से ओपन करोगे तो ये कॉलम और ये रो छूटेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, तो इस तरीके से 0, 997 और -997 और 0 बचेगा। फिर जब भी इस टर्म के बाद इस टर्म में आता है तो ये माइनस में आता है, याद रखना मिडिल टर्म माइनस में आता है, क्योंकि ये 1 2 होता है, 1 + 2 ऑड होता है, तो -1 का पावर 1 + 2 से माइनस आता है। खैर इसको छोड़ो, बट याद रखो
फर्स्ट टर्म प्लस में है, उसके बाद ये माइनस में, फिर ये प्लस में खुलेगा। तो 0 प्लस में खुला है तो 99 के बीच में माइनस आ जाएगा, और 99 से खुलेंगे तो ये कॉलम और ये रो छूटेगा, तो ये और ये बस यहाँ पे आएगा। तो इसका वैल्यू कितना, -99 और ये 997 और ये आएगा 998 और ये आएगा 0। तो इस तरीके से मैं 99 से भी ओपन कर लूंगा। अब मैं इसे ओपन करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, और इसका वैल्यू कितना है, माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा 998, और यहाँ पे इसे ओपन करेंगे तो ये रो है ना, सॉरी ये कॉलम और ये रो छूटेगा। तो इस तरीके से मेरे को ये वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये कितना है, -99, 0, 998 और -997। ओके, अब इसको ओपन करोगे 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ है तो ओवरऑल 0 ही आना है। अब -99 यहाँ पे 0 का इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, और माइनस बीच में आता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ माइनस लगाते हैं, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 998 इंटू 997, फिर -998 है। यहाँ बच्चों इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 99 इंटू 997 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई फिर इससे करेंगे, इसका इससे हुआ, अब इसका इससे करेंगे, यहाँ माइनस लगा के इससे इससे करेंगे तो कितना आएगा, 0। अब देखो -99 का इससे मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस प्लस होगा, और ये 99 फिर कितना है 998, फिर कितना है 997, और ये माइनस में 998 का इससे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 998, 99 और 997। अब देखो बच्चों यहाँ पे 99 और ये तीनों टर्म, यहाँ भी वही तीनों टर्म हैं, दोनों सेम हैं, बट ये प्लस में है ये माइनस में है, तो घट के कितना आएगा 0। इस तरीके से बच्चों इसका आंसर कितना आएगा 0। देखो ये क्वेश्चन अपने को लग रहा था बहुत खतरनाक होगा, इतना बड़ा बड़ा वैल्यू है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे डरना नहीं था बच्चों, बस प्रोसीजर फॉलो करना था, और मल्टीप्लाई एक्चुअल में नहीं करना था इससे, बस यहाँ पे लिख के रख देना था, जिससे अपने को डायरेक्ट दिख जाएगा ये घट के कितना आएगा 0, और इसका आंसर आ गया कितना 0। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर यहाँ से डील कर लिया, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपने को दिया है ना, क्या, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन x² + 5, इसका निकालना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब जनरली अपन देखते हैं क्वेश्चन डिफरेंशिएशन, है ना, यहाँ पे एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट दे दिया है यहाँ पे, ऐसा नहीं बोला है डिफरेंशिएट दिस साइन x² + 5 विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा कुछ नहीं बोला है। क्या बोला है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो बच्चों डिफरेंशियल कोफिशिएंट अपन बोलते हैं, किसको पता है, इसको dx के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट करते हैं उसी को अपन बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो लेट कर लेते हैं y = सपोज कर लेते हैं साइन x² + 5। अब इसका मेरे को डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, इसका मतलब मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये dy/dx को ही अपन बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो यहाँ पे d/dx आएगा साइन x² + 5। अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन करना है यहाँ बस, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, अंदर में जो लिखा है उसको लिख दो x² + 5, फिर ये d/dx अंदर का करेगा, तो d/dx x² + 5 होगा। तो इस तरीके से cos x² + 5, और x² का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 2x, और 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और 2x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2x cos x² + 5। इस तरीके से अपन आंसर पा जाएंगे, ये अपना आंसर होगा। ओके, ठीक, तो अपन क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लिए। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और ये अपने को बोला है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, और यहाँ पे f(x) = है x + 2, x - 2, x is less than equals to 1, x is greater than 1 at the point x = 1। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, तो देखो कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट किया जाता है अपन समझते हैं। यहाँ बच्चों फंक्शन का सबसे पहले अपन निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब होता है लिमिट
x टेंस टू किस पॉइंट पर निकालने के लिए बोला है 1 पर, तो x टेंस टू 1 और लेफ्ट हैंड है इसलिए यहाँ पे माइनस डालेंगे, पीछे साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे लेंगे किसको पता है फंक्शन। अब x टेंस टू 1 माइनस का मतलब होता है बच्चों, इसका माइनस का मतलब होता है x इज लेस देन 1, 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा कम, तो 1 से लेस देन, और 1 से लेस देन में बच्चों फंक्शन डिफाइंड है, ये फंक्शन डिफाइंड है x प्लस 2 में, तो इस फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा कितना x प्लस 2, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ पे रख सकता हूँ मैं x प्लस 2 और यहाँ पे इस 1 का वैल्यू पुट करूँ तो 1 प्लस 2 और इक्वल टू कितना आएगा 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा बच्चों और एंड मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, तो लिमिट x टेंस टू यहाँ 1 माइनस था तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, राइट हैंड मतलब उसके आगे साइड चले जाएंगे तो 1 प्लस थोड़ा सा ज्यादा, तो 1 से ज्यादा, तो x टेंस टू है ना, x टेंस टू 1 प्लस का मतलब होता है x का वैल्यू 1 से ज्यादा है और x का वैल्यू 1 से ज्यादा पर ये फंक्शन डिफाइंड है x माइनस 2, यहाँ पे fx है और इस fx का वैल्यू आ जाएगा कितना x माइनस 2, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और यहाँ मैं रख सकता हूँ x माइनस 2 और यहाँ पे 1 रखा बच्चों तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना आएगा -1, और साथ में यहाँ पे अपने को निकालना पड़ता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने का कहाँ पता है x इक्वल्स टू 1 पे, तो देखो बच्चों इन दोनों में इक्वल साइन किसमें लगा है, इसमें लगा है क्या, नहीं इसमें लगा, देखो ये इक्वल साइन लगा है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफाइन है x प्लस 2, तो इस x का वैल्यू मेरे को रखना है कितना 1, तो 1 मैं कहाँ पे रखूंगा, इसमें कि इसमें रखूंगा, क्यों, क्योंकि इक्वल साइन इसमें है, तो 1 यहाँ पे रखूंगा तो 1 प्लस 2 कितना है बताओ 3, यहाँ आप देखो बच्चों LHL बराबर है किसके बताओ, वैल्यू ऑफ फंक्शन के, ये LHL का वैल्यू 3 है, ये बराबर है किसके वैल्यू ऑफ फंक्शन के, ये भी 3 है, बट RHL का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे RHL के इक्वल नहीं है, और बच्चों कंटिन्यूटी का कंडीशन होता है कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन जब तीनों इक्वल आता है तब कोई भी फंक्शन तुम्हारा क्या होता है यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है, हेंस यहाँ पे बोल सकते हैं अपन एट x इक्वल्स टू 1 fx इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, तो fx कंटिन्यूअस नहीं होगा जब, ठीक है, x का वैल्यू 1 रहेगा यहाँ पे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 है क्या यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 12 मेरे को बोल रहा है प्रूव दैट द गिवन फंक्शन y equal to under root 1 plus x square is a solution of differential equation y dash equals to xy upon 1 plus x square, ओके। तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मेरे को प्रूफ क्या करना है, ये जो फंक्शन है ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये फंक्शन है, ये मेरे को प्रूफ करना है, ओके। तो अपन प्रूफ करते हैं, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन है अपने क्या पता है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बच्चों यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है ये y डैश इक्वल्स टू xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, देखो बच्चों y डैश का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता है dy बाई dx। अब बच्चों इसको मैं वेरिएबल सेपरेट कर पाऊंगा तो इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं, और यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे x है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इस dx को इधर ले आऊंगा और यहाँ y है मल्टीप्लाई में, तो इस y को यहाँ पे ले आऊंगा, ये क्या हो जाएगा, तो dy के अपॉन में आएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई में y है तो इसके अपॉन में आएगा, और ये जो dx है वो ऊपर जाएगा तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे आ जाएगा dx। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy बाई y और यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बच्चों इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है, इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है, जब भी इंटीग्रेशन में यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन fx है, यहाँ fx है और dx है, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, देखो नीचे फंक्शन है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, तो नीचे का डिफरेंशिएशन जब भी ऊपर दिया रहेगा तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ लॉग नीचे वाला, लॉग नीचे वाला, तो ये हो जाएगा log fx और यहाँ प्लस कांस्टेंट डाल देंगे, तो एक फॉर्मूला होता है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे नीचे में ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करूँ तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, यहाँ पे x है लेकिन 2 नहीं है ना, इसका डिफरेंशिएशन देखो ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x, यदि डिफरेंशिएट करूँ तो यहाँ पे देखो x है बट 2 नहीं है, यहाँ पे 2 अपन पैदा कर देते हैं अपॉन में 2 लाके।
अब इस तरीके से देखो इस फंक्शन का अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, तो इसका है ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन में ये प्रॉपर्टी लगा के निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो 1 बाई वाई है, तो 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, और यहाँ पे है ना 1 बाई 2 है, और यहाँ पे देखो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, तो log होता है क्या, नीचे वाला क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस सी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे देखो प्रूफ में सी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सी का यूज नहीं करूंगा। तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा log, और जब बच्चों 1 बाई 2 को log के अंदर ले जाते हैं, 1 बाई 2 को log के अंदर ले जाते हैं, ये पावर में चले जाता है, तो 1 बाई 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके पावर में आ जाएगा, और log दोनों साइड से हटेगा तो y इक्वल टू आएगा, ये 1 बाई 2 का मतलब होता है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से बोल सकते हैं बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, और ये बात हमने प्रूफ कर दिया, ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर है? ओके, फिर मैं बिठाता हूं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है सॉल्व tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू पाई बाई 4। इसको सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं करना है बच्चों, एलएचएस लेके मत सॉल्व करने लग जाना है इसको। ठीक है, सॉल्व करना है मतलब एलएचएस आरएचएस दोनों का यूज करना है, और सॉल्व करना है इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ 13 से क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट होता है वो 3 मार्क्स का होता है बच्चों, अब इधर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो एक फॉर्मूला लगता है अपना यहाँ पे, बड़ा अच्छा फॉर्मूला लगता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये अपने एक डोमेन के अंदर पे है ना, ये फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बहुत वेराइटीज होता है। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू चेंज होते जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव होते जाता है, तो इसका वैल्यूज चेंज होते जाते हैं। बट अपने सिलेबस में जो क्वेश्चन सी आया है इसमें कंडीशंस नहीं दिए हैं, इसका मतलब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगने वाला है, ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं। अब देखो यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ पे इतना बड़ा वैल्यू है, वाई की जगह इतना बड़ा वैल्यू है, तो मैं डायरेक्ट एक्स यहाँ पे जो फॉर्मूला है एक्स की जगह क्या पुट करूंगा इसको, और वाई की जगह पुट करूंगा इसको। तो इस तरीके से ये आ जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 2, और प्लस ये आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और अपॉन में आएगा 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ओके, इक्वल्स टू यहाँ पे है पाई बाई 4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x से मल्टीप्लाई कितना आएगा एक्स स्क्वायर, x का माइनस 1 से x, प्लस 2 का x से प्लस 2x, और प्लस 2 का माइनस 1 से माइनस 2, तो इसका पूरा मल्टीप्लाई से कर दिया। अब इसका इससे करेंगे तो x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का 1 से आएगा x, और वैसे ही माइनस 2 का x से होगा माइनस 2x, और माइनस 2 का 1 से होगा माइनस 2, पूरे के अपॉन में आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये होगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2। ओके, और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई होके इससे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस है इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1, अब पूरे के अपॉन में आ जाएगा ये दोनों, तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2। और बच्चों ये जो tan इनवर्स है इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 10, tan इनवर्स में है तो इधर जाके हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा पाई बाई 4। अब देखो ध्यान से, ये अपॉन में है, ये अपॉन में है, कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और यहां से देखा जाए तो माइनस 2x प्लस 2x कटेगा, माइनस x प्लस x से कटेगा, और एक्स स्क्वायर जोड़ के हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2 जोड़ के हो जाएगा माइनस 4, और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी है, a माइनस बी ए प्लस बी है, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 2 4 हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर में कर सकता हूँ, और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूँ ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस, और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 मतलब 1045, उसका वैल्यू होता है 1, और यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3 का 1 से मल्टीप्लाई माइनस 3, और 2x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 4 इधर आके प्लस 4,
और 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 1, x स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 1/2 और x इक्वल्स निकालोगे तो प्लस माइनस 1/√2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे सॉल्व करने से इस तरीके से अपने को 3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है मैं मानता हूँ, बट प्रोसेस में जाते जाओगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। बड़ा फोकस करके और बड़ा ध्यान से इसको कैलकुलेट करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ भी इसका और भी दिया था, क्वेश्चन नंबर 13 का और क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या करना था, इसको सिंप्लीफाई करना था। तो सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ठीक है, यहाँ पे दिया है वेयर x का वैल्यू जो है -π/4 से x का वैल्यू कितना है 3π/4 तक है। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत इजी है सिंप्लीफाई करना है इसको। देखो tan इनवर्स यहाँ पे cos x है बच्चों, cos x मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो cos x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, बट इसके पास cos x नहीं है। तो जब भी किसी टर्म के पास cos x नहीं, कुछ भी नहीं रहता, तो उसके अपॉन में आ जाता है वो कॉमन निकालने से। तो cos x मैं यहाँ कॉमन निकाला तो यहाँ 1 बचा, बट इसके पास नहीं है तो cos x इसके अपॉन में आ जाएगा, cos x इसके अपॉन में आ जाएगा। यहाँ भी cos x मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ 1 बचेगा और sin x के अपॉन में आ जाएगा cos x, sin x के अपॉन में आएगा cos x। यहाँ पे दोनों टर्म खत्म और tan इनवर्स बच्चों इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 10π/4 और sin बाई cos होता है 10x और 1 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 पैदा कर दो और इस 1 को मैं लिखूंगा 10π/4 और यहाँ पे sin बाई cos होता है 10x। सर ऐसा कहा है कि यहाँ पे 1 क्यों लाए? तो देखो बच्चों एक फॉर्मूला बनता है, ये किसका फॉर्मूला बनता है? वो बनता है 10a प्लस b का। ये बच्चों होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो देखो यहाँ पे 10a है 10b है, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस डाल दो बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 10a माइनस 10b है, तो देखो 10a माइनस 10b है और 1 प्लस डायरेक्ट 10x बस आता, तो यहाँ पे a पैदा कर दिया मैं इसको, क्योंकि 10π/4 वैसे भी 1 होता है, मैं आराम से कर सकता हूँ। ये फॉर्मूला से मैं डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब tan इनवर्स इसको 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b क्या होता है 10a माइनस b π/4 माइनस x, आराम से इसको मैं लिख सकता हूँ। इस नाम से मैं इसको इस पैटर्न में लाया। अब देखो बच्चों मैं इसको डायरेक्ट काट सकता हूँ और डायरेक्ट लिख सकता हूँ π/4 माइनस x, बट ऐसा करना गलत है। यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे डोमेन्स दिए हैं, उसका भी यूज है। तो देखो ये -π/4 था, यहाँ पे कितना आ गया देखो, जब यहाँ पे x था, जब इस फंक्शन में x था तब x यहाँ से यहाँ था, बट यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे जो 10 के अंदर में जो ये वैल्यू है ये x की जगह चेंज हो चुका है, x के सामने माइनस आया है और π/4 जुड़ गया है। तो काम करो इसमें -x मल्टीप्लाई करोगे माइनस का, ये π/4 होगा और माइनस का मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, ये बदल जाएगा -x, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, आया -3π/4 होगा। और यहाँ पे इसके साथ π/4 जुड़ा है तो इसमें π/4 जोड़ दो, π/4 प्लस π/4 यहाँ भी रख दो, π/4 माइनस x है और यहाँ भी π/4 माइनस 3π/4 लाएंगे तो ये दोनों जुड़ के हो जाएगा π/2। देखो 45 90 होता है, तो π/4 माइनस x और ये हो जाएगा देखो 135 में 45 माइनस करेंगे तो -90 बचेगा। अब देखो मेरे को पता है सिंस tan इनवर्स 10x इक्वल्स टू x होता है कब, जब x बिलोंग करता है ओपन ब्रैकेट -π/2 से +π/2, तो इस रेंज में डायरेक्ट ये x होता है, अदरवाइज ये x नहीं होता बच्चों। tan इनवर्स 10x x कभी नहीं होगा, x तभी हो रहा है जब ये अपने डोमेन में है, ठीक है, x अपने डोमेन में है। तो सीधी सी बात है मैं इसको हटा सकता हूँ दोनों को और यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा कितना पता है π/4 माइनस x। क्लियर बात? ओके, तो इस तरीके सॉल्व करोगे ये आंसर हो जाएगा। खैर अपने सीजी बोर्ड में इसको डायरेक्ट किया जाता है, tan इनवर्स 10 को हटा के डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आता है वो अपने डोमेन में ही रहता है, इसमें नहीं खेलते। हाँ, इफ इसमें खेलना स्टार्ट कर दिए तो ऑफकोर्स यहाँ पे आंसर ऐसा नहीं आएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। ओके, तो और वाला क्वेश्चन भी अपन बहुत अच्छे से कर लिए। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे को बोला है फाइंड 2 पॉजिटिव numbers x and y such that x plus y is equals to 60 and x into y cube is
मैक्सिमम बोल सकते। एक भी क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, है ना, डिफरेंशिएशन में, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में तुम्हारा ये आता है मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक, उसका ये क्वेश्चन है। इसको भी अपन आराम से डील करेंगे, बस ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है मे बी। चलो एक काम करते हैं, जब मेरे को गिवन क्या है, देखो सबसे पहले दो पॉजिटिव इंटीजर मेरे फाइंड करना है, एक्स और वाई, है ना, और कंडीशन दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60 है, और यहाँ पे ये जो है वो मैक्सिमा है। तो एक काम करते हैं, गिवन को लिख लेते हैं सबसे पहले बात को, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मेरे को दिया है 60, ओके सर, एंड ये वाला वैल्यू मैक्सिमम है, ये वाला वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, ये मेरे को गिवन है। अब मैक्सिमम है तो मेरे को इसको सपोज कर लेना चाहिए, है ना, इसको सपोज कर लेता हूँ मैं p इक्वल टू एक्स इंटू वाई का क्यूब। मैं इसको x इंटू वाई का क्यूब को p सपोज कर दिया। क्यों सपोज किया बच्चों, इसका डिफरेंशिएट करना है तो इस साइड भी कोई वेरिएबल रहे तो बेहतर है। अब इसको मेरे को मैक्सिमा लाना है ना, ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम है, इसका मतलब समझते हो, मेरे को गिवन है ये, है ना, मेरे गिवन है मैक्सिमम, तो इसको प्रूफ नहीं करना मेरे को मैक्सिमम करके, ये मैक्सिमम मेरे को गिवन है। तो डायरेक्ट मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं x का वैल्यू निकाल के रख देता हूँ। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, देखो x का वैल्यू यहाँ से निकालूं तो प्लस वाई इधर किस में आएगा, माइनस वाई में, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा मेरा। और x का वैल्यू 60 माइनस वाई यहाँ पे रखूं तो ये आएगा 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, और p इक्वल टू वाई क्यूब का 60 से मल्टीप्लाई 60 वाई क्यूब, और वाई क्यूब का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, वाई का पावर 4। अब मेरे को फॉर मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा के लिए dp बाई dy को 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, dp बाई dy को 0 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसका एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो एक काम करते हैं, d बाई dy और इस वैल्यू को रखते हैं 60 वाई क्यूब माइनस वाई का पावर 4 इक्वल टू 0। तो 60 बाहर, और वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3y स्क्वायर, और वाई का पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4y का पावर 3 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों देखो कॉमन क्या निकल रहा है, ये वाई स्क्वायर, ये 4y स्क्वायर यहाँ से कॉमन होगा, यहाँ से भी 4 कॉमन होगा, तो 4y स्क्वायर कॉमन निकालूं तो देखो इससे 4 कॉमन होगा तो बचेगा 15, इंटू बचेगा यहाँ पे 3, और माइनस यहाँ पे y स्क्वायर तो कॉमन हो चुका है, 4 भी कॉमन, y स्क्वायर भी कॉमन होगा तो यहाँ पे 3y है तो एक y बचेगा इक्वल 0। अब देखो 4y स्क्वायर ये आएगा 45 माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इधर 0 में जाके 0 हो जाएगा, और y स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, या फिर 45 माइनस y इक्वल 0। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आएगा 0, या y का वैल्यू कितना आएगा माइनस 45 इधर जाके, है ना, माइनस यहाँ 45 रख लो, माइनस y इधर जाके प्लस y, तो y का वैल्यू कितना आएगा 45 या 0। क्या दोनों आंसर हो सकता है यहाँ पे। देखो बच्चों यहाँ मैक्सिमम बोला है, इसका मतलब सीधी सी बात है, इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर देखोगे dp बाई dx स्क्वायर, इसका ये आएगा 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब, और y का वैल्यू ये दोनों रखोगे तो 0 रखोगे तो इसका डबल डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है बताए, 0। और डबल डिफरेंशिएशन जब भी 0 आए, डबल डिफरेंशिएशन जब भी 0 आए तब क्या होता है पता है, तब ये ना तो मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है। इसका मतलब मैक्सिमम होने के लिए ये y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, y का वैल्यू 45 होना चाहिए। अब y का वैल्यू बच्चों 45 पुट करना है किसमें पता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो ये यहाँ x इक्वल टू 60 माइनस y है, और y का वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ 45, तो घट के कितना आएगा 15। इस तरीके से x का वैल्यू आएगा 15 और y का वैल्यू आएगा 45, और यही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। वेरी सिंपल, ओके। अब इसी का और वाला भी दिया है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन है, तो इसका और भी दिया है, तो इसका और को देखते हैं, इसका और क्या बोल रहा है। तो और बोल रहा है अ बलून विच ऑलवेज remain spherical is being inflated by pumping 900 centimeter cube per second. Find the rate at which the radius of the balloon is increasing when the radius is 15 ओके। यहाँ पे क्वेश्चन है, तो उससे बेहतर ये है ना, वो थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़ता है, बट ये बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा। ये और वाला क्वेश्चन ज्यादा इजी है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन अपन कैसे डील करेंगे।
अ बलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, तो बलून है स्फेरिकल, हमेशा रह रहता है ना। और यहाँ पे इसको सीधी सी बात है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के वॉल्यूम से क्या कर रहे हैं बताओ, इसको इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे को गिवन क्या है, मेरे को गिवन क्या है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसका मतलब ये है वॉल्यूम, और पर सेकेंड दिया है मतलब इसका वॉल्यूम का रेट है। वॉल्यूम का रेट मतलब समझ गया ना, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वॉल्यूम। तो डीवी बाई डी तुमको दिया है कितना पता है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ओके सर। तो मेरे को यहाँ पे है ना फाइंड करना है रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजिंग। तो मतलब कि मेरे फाइंड करना है dr बाई dt फाइंड करना है। रेट मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस का चेंज होना। तो रेडियस कितना चेंज हो रहा है, कब, जब रेडियस का वैल्यू कितना हो जाए 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाए 15 सेंटीमीटर। तो देखो 15 सेंटीमीटर डायरेक्ट मत रखना, डिफरेंशिएट करेंगे dr बाई dt आएगा, उसके बाद r का वैल्यू रखेंगे। नहीं समझ में आया? देखो देखो बच्चों, मेरे को बोला है क्या बलून के बारे में, क्या कि बलून हमेशा क्या रहता है स्फेरिकल, और मेरे को पता है स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे dt है, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, टाइम t के रिस्पेक्ट में करते हैं। ये आएगा dv बाई dt, यहाँ 4/3 कॉमन, पाई बाहर, क्यों, दोनों कांस्टेंट है बाहर होगा। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा 3r स्क्वायर, और r का आएगा dr बाई dt, यहाँ 3 कटा। dv बाई dt का वैल्यू मैंने दिया है बच्चों 900, ओके, 4 पाई, यहाँ r का वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 15 का स्क्वायर, और ये आएगा dr बाई dt। अब इसको सॉल्व करते ही आंसर है बच्चों, ये हो जाएगा 900 इक्वल्स टू, देखो 15 का स्क्वायर होता है ना, यहाँ 15 का स्क्वायर होता है 225, और मल्टीप्लाई में है क्या 4, तो इसका मल्टीप्लाई में 4, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो है ना 225 को 4 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा कितना पता है 900। कितना आता है 900, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 900 पाई dr बाई dt। तो यहाँ पे dr बाई dt निकालोगे तो 900 है, और ये 900 पाई इसके अपॉन में आएगा, तो 900 पाई होगा, ये दोनों कटेगा कितना आएगा 1/पाई। अब इसको लिखोगे पाई का वैल्यू 22/7 रखोगे तो पलट के हो जाएगा 7/22, और इसका आंसर है ना यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। या फिर यहीं पे आंसर सोच सकते हो, इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड यहीं से आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता था और आराम से 3 मार्क्स अचीव किया जा सकता था। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, अ डाई is thrown 3 times. A die is thrown 3 times. Event A and B are defined as follow. Are defined as follow. A event बोला है 4 on the third row, third throw. और B इवेंट दिया है 6 on the first and 5 on the second throw। और यहां फाइंड करना है मेरे क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट B has already occurred। ठीक है, इसको भी बना लेते हैं। देखो ये प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन है ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि 4 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन बच्चों 4 मार्क्स का है, पहला क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, क्लियर है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले अपन। तो देखो क्या बोला है, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, मतलब सीधी सी बात है डाई को मैं थ्रो कर रहा हूं 3 टाइम्स। कितना है 3 टाइम्स, ओके सर 3 टाइम्स फेंकूंगा। अब 3 टाइम्स फेंकने से आउटकम्स कितना आएगा, आउटकम्स कितने आएंगे, तो आउटकम्स आने के लिए क्या करते हैं पता है, डाई में कितने आउटकम आते हैं, एक डाई को फेंकते हैं तो 6 आउटकम आते हैं, क्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउटकम आते हैं। अब 3 टाइम फेंकूंगा तो इसका पावर 3 कर देंगे, अब पावर 3 करने से टोटल आउटकम आ जाएगा, यहाँ पे टोटल आउटकम आ जाएगा कितना पता है 216। कितना आ जाएगा 216 आएगा, 6 का क्यूब 216 होता है। अब आगे बोला है ए और बी इवेंट हुआ है, इवेंट ए
क्या बोल रहा है बताओ, इवेंट ए बोल रहा है फोर्थ ऑन द थर्ड रो, फोर्थ ऑन द थर्ड रो। इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब ये है डाई को मैं फेंका तो पहला क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, फिर 4 आ गया, 4 फिक्स रहेगा तीसरा में, फिर आ गया 1 2 4 आ गया, फिर ऐसा करते करते कितना आ गया 1 6, अरे तो कितना आएगा बताओ 4, ये थर्ड फिक्स रहेगा। अब फिर देखो और क्या हो सकता है, 2 1 4 हो सकता है, फिर आ सकता है 2 2 4 हो सकता है, फिर ऐसा करते जाओगे तो 2 6 4 होगा। थर्ड रो में देखो हर जगह 4 फिक्स है, बाकी ये चेंज होगा। ऐसे ही ये चेंज होते होते कितना जाएगा बताओ, ये 3 से स्टार्ट होगा, फिर 3 करते 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 4 5 6, तो 6 से स्टार्ट होगा तो 6 1 4 होगा, फिर 6 2 4 होगा, ऐसा करते करते जाएंगे फिर तो कितना जाएगा 6 6 4 होगा। देखो यहाँ कितना आएगा, फिर देखोगे तो 3 1 4 आएगा, फिर देखोगे तो 4 1 4 आएगा, फिर कितना आएगा 5 1 4 आएगा। तो ऐसा करते करते एक बार में कितना बार जा रहा है 6, फिर 6 फिर 6 फिर 6, 6 कितना बार जाएगा 6 बार। इसका मतलब कितना है टोटल यहाँ पे आउटकम्स कितने आएंगे, तो ए के होने का प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए का होने की प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, तो देखो ये कितना बार आ रहा है बताओ 36 टाइम्स, काउंट करो कितना टाइम आएगा पूरा 36 टाइम, और टोटल आउटकम कितना है 216। वैसे यहाँ पे बोला है मेरे को इवेंट बी, क्या बोला है इवेंट बी, इवेंट बी बी में बोल रहा है क्या 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड में 5 और 6 और 5 फिक्स है, फर्स्ट में हमेशा 6 आएगा और सेकंड में हमेशा 5 आएगा, और थर्ड बस चेंज हो सकता है। इसका मतलब थर्ड क्या होगा, या 1 6 5 ये हो सकता है 2, या हो सकता है 6 5 3 हो सकता है, ऐसा करते करते जाएंगे तो 6 5 कितना आ जाएगा लास्ट में 6 आएगा। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, यहाँ पे आउटकम्स कितने हुए बताओ, 1 2 3 करते करते जाओगे 6 तक है, तो 6 है आउटकम्स। मतलब बी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, तो बी इवेंट कितना है बताओ यहाँ पे 6, टोटल आउटकम्स कितने हैं बताओ 216। तो मैं इधर को मिटा दे रहा हूँ, अब मेरे को प्रोबेबिलिटी मिल गया बी इवेंट का। अब एक काम करते हैं, है ना, यहाँ पे मेरे को निकालना है क्या बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या निकालना है मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी हैज ऑलरेडी अकर्ड मतलब बी अपॉन में आ जाएगा। जब भी ए इवेंट का निकालना है और बी आगे से हो चुका है तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, है ना। और ये हो जाता है इक्वल किसके पता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी है तो प्रोबेबिलिटी बी का होता है। तो यहाँ बच्चों मेरे को ए इंटरसेक्शन बी पता है क्या, तो सबसे पहले बात तो यहाँ मेरे को निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, है ना, ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इवेंट देखोगे यहाँ पे कितना है बताओ, तो देखो 6 5 इसमें तो कहाँ पे आएगा नहीं पता, इसमें लास्ट में 1 है लेकिन यहाँ पे सब में 4 4 है, तो दोनों में कॉमन कहाँ हुआ, तो 1 वाला रिजेक्ट होगा, 2 वाला रिजेक्ट होगा, 3 वाला रिजेक्ट होगा, इसके बाद आया क्या 6 5 4, तो देखो यहाँ पे लास्ट में 4 है, और यहाँ पे भी देखोगे इसके जस्ट पहले 6 5 4, ये 6 5 4 और 6 5 4 बस दोनों में सेम है, सेम है मतलब दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों में जो कॉमन होगा, तो 6 5 और 4 बस यहाँ पे दोनों में कॉमन है और कोई भी टर्म यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, करके देख लेना। तो कितने टर्म है आप बताओ 1, तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 1/216, और बी का प्रोबेबिलिटी देख चुके हैं अपन कितना है 6/216, ये दोनों कटेगा तो आंसर इसका आएगा 1/6, और इसको सॉल्व करके बच्चों अपन आराम से ला सकते हैं कितना पता है आंसर, और 4 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो इसके बाद क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 है प्रूव दैट a प्लस बी प्लस 2c a b c c है यहाँ पे, b प्लस सी प्लस 2a a b है यहाँ पे, और लास्ट में है c प्लस a प्लस 2b इक्वल्स टू, मेरे को प्रूफ करना है कितना 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, इतना लाना है। अब ये डिटरमिनेंट का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको भी अपन आराम से अचीव कर सकते हैं। क्या करेंगे, LHS लेंगे यहाँ पे, और LHS बच्चों अपने दिया है a प्लस बी प्लस 2c a b c b प्लस c प्लस 2a और यहाँ पे b, ये c a c प्लस a प्लस 2b। ध्यान देखो यहाँ पे रो और कॉलम में ऑपरेशन लगाना पड़ता है जिससे बहुत सरल हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, तो यहाँ पे ऑपरेशन अपने को लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, तो देखो
पूरा रो को जोड़ के देखो या पूरा कॉलम को जोड़ के देखो। देखो पूरा रो को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस 2c c c a प्लस बी प्लस 4c, इसको जोड़ूंगा तो है ना a तो 4a प्लस बी प्लस c, दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं। पूरा रो या पूरा कॉलम को जोड़ने से यदि पूरा टर्म्स इक्वल आ गया, इसका मतलब वो ऑपरेशन लगाना उचित होता है एकदम। जैसे कि यहाँ पे पूरा कॉलम को जोड़ो, देखो a से जुड़ कितना हो जाएगा 2a, b से जुड़ के हो जाएगा 2b, ये 2c, वैसे c से जुड़ के 2c, b जुड़ के 2b और ये 2a, वैसे c से जुड़ के 2a 2c और a से जुड़ के 2a और 2b, सब में 2a 2b 2c आ रहा है सबको जोड़ने से। इसका मतलब मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा, है ना, ऑपरेशन लगाऊंगा, अप्लाइंग ऑपरेशन ऑन, है ना, कॉलम 1 बाय कॉलम 1 मैं क्या करूंगा, कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ दूंगा। तो कॉलम 1 में सबको जोड़ने से क्या आ रहा है बताओ, सबको जोड़ने से कितना आ रहा है बताओ, 2a 2b 2c, यहाँ पे कितना आएगा 2a 2b 2c, यहाँ पे कितना आएगा 2a 2b 2c, और उधर को लिख देते हैं a b प्लस c प्लस 2a, और ये हो जाएगा a b b और ये हो जाएगा c प्लस a प्लस 2b। यहाँ से सब में सेम है, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा फ्रॉम, कहाँ से बताओ, कॉलम 1 से क्या कॉमन होगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, जैसे कॉमन निकालेंगे बच्चों ये आएगा कितना, 2a प्लस 2b प्लस 2c, और यहाँ बचेगा कितना 1 1 1, और यहाँ पे a b b प्लस c प्लस 2a और ये b और a c प्लस a प्लस 2b, ऐसा हो जाएगा। और कभी भी मैं यहाँ पे सक्सेस हो गया, पूरा एक ही कॉलम में पूरा तीनों 1 1 आ गया, या एक ही रो में 1 1 आ गया, तो ये बच्चों ये दो को 0 बनाना पड़ता है, ये दोनों को 0 बनाना पड़ता है। एक काम करते हैं, सब में 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन निकाल लो वहां से, यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस c। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्या, ऑपरेशन, क्या लगाऊंगा इसके बाद ऑपरेशन लगेगा, कहाँ पे ऑपरेशन लगेगा, इसमें अपन क्या करेंगे, है ना, रो 2 में, देखो इसको बोलेंगे रो 2, ये होता है रो 1 और ये होता है रो 3। तो रो 2 में रो 1 को माइनस करो, तो 1 में 1 माइनस हो 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो रो 2 में क्या करूंगा, रो 1 को माइनस करूंगा। वैसे ही रो 3 में लगाऊंगा, तो रो 3 में क्या करूंगा, रो 1 को ही माइनस करेंगे, तो रो 3 में रो 1 को माइनस करेंगे, तो क्या होगा, देखो पहला वाला लाइन को, पहला रो को लिख दो 1a b। अब देखो अब क्या करना है, इस 1 में इसको माइनस करना है, ये रो 2 में रो 1 को माइनस करना है, तो 1 में 1 माइनस होगा, कितना आएगा 0। फिर b प्लस c प्लस 2a में a माइनस होगा, तो b प्लस c प्लस 2a में a माइनस होगा तो कितना आएगा, तो b प्लस c पे 2a पे a माइनस होगा तो कितना बचेगा a। वैसे ही b माइनस b कितना आएगा 0 आ गया। अब रो 3 में रो 1 को माइनस करना, तो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, a में a माइनस होगा कितना आएगा 0, और c प्लस a प्लस 2b में b माइनस होगा, c प्लस a प्लस 2b में b माइनस होगा, देखो c प्लस a तो वैसे ही रहेगा, और 2b में b माइनस होगा तो कितना आएगा प्लस b आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब एक काम करो, इसको ओपन कर देते हैं, किससे पता है, कॉलम 1 से, है ना, तो एक्सपांडिंग फ्रॉम कॉलम 1, तो 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, और कॉलम 1 से एक्सपांड इसलिए किया क्योंकि ये दोनों टर्म 0 है, तो डायरेक्ट 1 से ही खुलेगा, तो 1 से खुलेगा तो क्या बचेगा बताओ, इसको जमा के लिख दो, a प्लस b प्लस c, फिर 0 है, फिर यहाँ पे 0, ये आएगा a प्लस b प्लस c। नहीं समझ में आया, देखो 1 से ओपन कर रहा हूँ तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये और ये छुपेगा, ये जो बचा है उसी को यहाँ पे लिखना रहता है। अब देखो यहाँ पे 2a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और 0 का 0 से 0, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, और इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। आराम से अपन इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। तो मैं इसको रब कर देता हूं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और 17 बोल रहा है इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए इक्वल्स टू 0। और इसका वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेक्टर अलजेब्रा क्वेश्चन है ये,
इसको भी अपन आराम से सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ो, यहाँ पे ए बी सी क्या है बताओ, यूनिट वेक्टर्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिट वेक्टर, अपने को ध्यान देना है इस यूनिट वेक्टर पे। तो गिवन है मेरे को वेक्टर ए बी एंड सी आर क्या है बताओ, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर होने से फायदा ये होता है बच्चों कि इन सब का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 आएगा। ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, सी का मैग्नीट्यूड 1। कभी भी क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर ऐसा दे दिया ए बी सी या कुछ भी वैल्यू यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1। इसको रट्टा मार सकते हैं। एंड गिवन है क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। जब भी ऐसा दिया है तो यहां से ये लाना है, तुमको क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्वायर मारो इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने से हो जाएगा प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, इसका स्क्वायर करके लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसका होता है फॉर्मूला मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर, हो गया। अब 2 इन दोनों डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 बी और सी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। देखो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। क्लियर है बात, ये फॉर्मूला याद रखना। अब देखो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 1। ये भी क्या होगा 1, ये भी क्या होगा 1। इन सब में से 2 कॉमन होगा, ये बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। ये सब जुड़ कितना हो जाएगा 3, 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। इसका वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और प्लस 3 इधर जाके -3 और 2 मल्टीप्लाई में इधर आके इसमें आएगा डिवाइड में। इस तरीके से इसका आंसर तुम्हारा आएगा -3/2। कितना आएगा -3/2। वेरी इजी, ठीक है। तो ऐसा अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आराम से इसमें 4 मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 भी अपन सक्सेसफुली सॉल्व कर पाए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है x e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है अपने को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर x को ऐसा लिख लो और यहाँ पे x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर ऐसा लिख लो, इधर करके dx लिख लो। अब देखो ध्यान से, x के साथ 1 प्लस में है तो यहाँ भी 1 प्लस में आते हैं, तो 1 प्लस में लाएंगे तो अपने आप आएगा क्या, तो -1 भी लिखना पड़ेगा, उसको लिख लिया मैं। अब देखो e का पावर x है, ये x प्लस 1 को अलग से लिखो इसके साथ, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, और इस 1 के साथ इसको लिखो 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा dx। अब देखो बच्चों, यहाँ से ये टर्म कटेगा तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस x और यहाँ पे है, इसको प्लस कर दो, ये माइनस को अलग से यहाँ पे लिखो और ये हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। देखो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे भी ये माइनस आ जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या प्रॉपर्टीज होता है एक इंटीग्रेशन में, जब भी e का पावर x और यहाँ पे fx है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बगल में लिखा है f डैश x, तब डायरेक्ट इसका आंसर आता है बच्चों e का पावर x इंटू fx, e का पावर x इंटू fx प्लस c लिख दो, डायरेक्ट आंसर। देखो e का पावर x है, e का पावर x है, fx है, प्लस है, f डैश x है, f डैश x है, तब डायरेक्ट इसका आंसर आएगा e का पावर x इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई, e का पावर x इंटू इतना। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन इतना कैसे आएगा, आप कैसे बोल सकते हैं, तो याद रखना 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है, ठीक है। 1/x प्लस y है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/x प्लस 1 है तो इसका भी डिफरेंशिएशन आएगा -1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। 1/x प्लस 3 है तब भी इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 अपॉन है ना x प्लस 9 है तब भी इसका डिफरेंशिएशन आएगा कितना, प्लस की जगह माइनस भी है तब भी इसका आएगा -1 अपॉन x माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो उसी तरीके से 1/1 प्लस x का डिफरेंशिएशन ये बगल में है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता हूँ। सो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट e का पावर x
और ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स और प्लस हो जाएगा सी। तो इस तरीके से 1/x/1 प्लस एक्स प्लस सी, और ये हमारा क्या है आंसर। आराम से इसका आंसर अचीव कर सकते हैं। देखो लोग बोलेंगे इसको और लंबा बनाना पड़ेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो यदि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा दिया हूँ और ये प्रॉपर्टी लिख दिया हूँ और उसके बाद ये किया हूँ, तो पूरा पूरा एकदम करेक्ट स्टेप है और इसमें हमको फुल मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर्टी को प्रॉपर लिखा हूँ और यहाँ पे उसको अप्लाई किया हूँ। यहाँ पे कोई लिखा नहीं है कि भाई आप प्रॉपर एकदम सपोज करके सॉल्व करो बिना कोई प्रॉपर्टी लगाए। तो प्रॉपर्टी मैं लगा सकता हूँ, क्वेश्चन में बस बोला था इवेल्युएट, तो इवेल्युएट करना है तो मैं फॉर्मुला बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो इसको ध्यान देना। ओके ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे दिया है क्या, अ रैंडम वेरिएबल x हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉलोइंग क्या दिया है, पीडी मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ मैं x लिख देता हूँ और यहाँ प्रोबेबिलिटीज लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर टेबल दिया है मेरे कितना x का 0 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया है। अब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 पे 0 है, यहाँ पे k है, यहाँ पे 2k है, यहाँ पे 2k है, फिर कितना दिया है 3k और यहाँ पे k स्क्वायर है, फिर कितना है 2k स्क्वायर और लास्ट वाला में है 7k स्क्वायर प्लस k। ऐसा है। और यहाँ पे मेरे को फाइंड करना है क्या, फर्स्ट k का वैल्यू और सेकंड फाइंड करना है x का वैल्यू यदि 6 से कम होता। देखो देखने में बस ये डेंजर लग रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, बट बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत। इसको एक बार जानते हो सॉल्व करना तो ये बहुत आसान लगेगा और यहाँ से मार्क्स आराम से अचीव किया जा सकता है। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो सबसे पहले बात याद रखना, जब भी ऐसा प्रोबेबिलिटी दिया है तो किसी, है ना, ये रैंडम वेरिएबल है, इतने सारे पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें इतने सारे प्रोबेबिलिटी उन सब पॉसिबिलिटीज का दिया है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी दिया है तो हमको ये बात पता होना चाहिए समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, पता है 1। किसी भी इवेंट का टोटल एलिमेंट का आने का प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। मतलब इन सब का सम जी 1 के इक्वल आएगा। मतलब 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू कितना आएगा 1। यहाँ देखो k स्क्वायर 2k स्क्वायर और 7k स्क्वायर, तो कितना आएगा ये बताओ, 10k स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ फिर देखो k 2k 3k कितना हुआ ये 3 5 3 8 और यहाँ पे एक और k है तो 9k आया। अब प्लस 1 है बच्चों, इधर किस में आएगा -1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो बच्चों मैं होप करता हूँ आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्रेक करना आता होगा, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। तो डायरेक्टली टूटेगा किसे पता है, 10k स्क्वायर है तो 10 में टूटेगा, तो 10 माइनस k -1 इक्वल 0, इसी में ब्रेक होगा। दोनों को माइनस करोगे तो 9 आएगा, दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो 10k स्क्वायर आएगा माइनस में। अब यहाँ जोड़ा बना लोगे तो यहाँ पे 10k कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा k प्लस 1, यहाँ -1 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा k प्लस 1 इक्वल टू 0 और k प्लस 1 यहाँ से कॉमन होगा और बचेगा 10k माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे k प्लस 1 का वैल्यू 0 होगा या फिर 10k माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो k इक्वल टू आएगा +1 उधर जाके -1। याद रखो k का वैल्यू यदि -1 यहाँ पे रखा तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव आएगा और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, इसलिए k का वैल्यू -1 असंभव है। क्या है, असंभव है। तो 10k इज इक्वल टू -1 उधर जाके +1 और k का वैल्यू यहाँ पे आएगा 1/10। 10 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगा। ओके, तो मैं इधर को मिटा रहा हूँ। अब देखो k का वैल्यू मेरा 1/10 आ गया, तो मैं पहला क्वेश्चन का आंसर कर चुका हूँ। 1/10 आ जाएगा आंसर किसका, इस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड निकालना है px इज लेस देन 6। x इज लेस देन 6 इसका मतलब होता है x का वैल्यू 0 हो सकता है, x का वैल्यू 1 हो सकता है, x का वैल्यू 2 हो सकता है, x का वैल्यू 3 हो सकता है और x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 5। ऐसा कर सकते हैं। या इसका एक और तरीका भी होता है, तो पहले इसमें सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा तरीका से भी बता देता हूँ। तुमको जो पसंद आएगा उसको फॉलो कर लेना। अब देखो x का वैल्यू 0, तो इसमें 0 पे कितना मिला है बताओ, 0। फिर यहाँ पे 1 है, तो बच्चों 1 पे यहाँ पे 1 रखोगे, k का वैल्यू कितना आएगा, सॉरी 1 पे कितना दिया है, p का वैल्यू जब 1 है तो 1 पे कितना दिया है k, और 2 पे कितना वैल्यू दिया है 2k, और 3 पे कितना दिया है 2k, 4 पे कितना दिया है 3k, और 5 पे कितना दिया है मेरे को k स्क्वायर। कितना दिया है
अब एक काम करो बच्चों, k का वैल्यू 1/10 है यहाँ पे रखो, तो 1/10 प्लस 2/10 प्लस 2/10 और प्लस 3/10 और ये आ जाएगा 1/10 का स्क्वायर। देखो ये सब जुड़ कितना आ जाएगा बताओ, 1 2 2 3 कितना आएगा बताओ, 8/10 और ये स्क्वायर हो कितना आएगा 100। अब देखो यहाँ पे 100 बनाने के लिए मैं 0 0 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं चलेगा, और 80 + 1 कितना होता है 81/100। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। इसको एक और तरीके से डील किया जा सकता है और ऐसा बोल सकते हो px इज लेस देन 6 है, तो इसको मैं इसका अपोजिट ले सकता हूँ 1 - px इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 ले सकता हूँ, लिया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी का याद रखना एक प्रॉपर्टी होता है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है किसी चीज के नहीं होने का इवेंट इक्वल होता है 1 - उसके होने का इवेंट, या किसी चीज के होने का इवेंट किसके इक्वल होता है 1 - उसके नहीं होने के इवेंट के। तो मैं ऐसा है तो इसका अपोजिट ले लिया मैं, तो अपोजिट में क्या आएगा 1 - x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 में क्या आएगा बताओ, 6 भी आएगा और 7 भी आएगा। तो यहाँ पे 1 - 6 पे कितना वैल्यू दिया है मेरे को बताओ, तो 6 पे वैल्यू मेरे को दिया है कितना बताओ 2k², और 7 पे मेरे को वैल्यू दिया है 7k² प्लस k, 7k² प्लस k। बस k में 1/10 का वैल्यू यहाँ पे रख देना, 1/10 सॉल्व करोगे तो बच्चों इसका भी वैल्यू आएगा 81/100 आएगा। क्लियर, एकदम आएगा ही आएगा कंफर्म। जो भी इसमें से आपको मेथड पसंद आया वो मेथड अप्लाई कर लेना एग्जाम में जब आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसको मैं मिटा देता हूँ।